सब लोग चलेंगे, कार्रवाई नहीं हो पाएगी। पीछे के आदमी लोग क्या देखेंगे? जी थोड़ा सा है ना पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित तमाम मेरे मित्र साथी और बिहार की जनता ने 3 साल पहले यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को जनादेश दिया। 24 नवंबर 2005 को हमारी सरकार ने शपथ ग्रहण किया था और उसके बाद ही पहले सत्र में ये घोषणा की थी कि हम प्रति वर्ष रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे, पूरे साल के कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे। और उस समय हमने कहा था कि राज्य सरकार जब अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करे तो उस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए और हमें भी इससे सुविधा होगी आगे काम करने में। अगर इस पर टिप्पणियां होंगी, जो कमी है उसको उजागर किया जाएगा, तो आगे उसमें सुधार करने के लिए हमारा बात लगातार तीसरे वर्ष हम ये रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे हैं। ये आपके हाथों में पहुंच गया है, आप इसकी समीक्षा करेंगे और इसमें जो त्रुटि हो, कमी हो, उसको आप जरूर बतलाइएगा ताकि चौथे साल में हम उसको ठीक कर सकें। अपनी तरफ से हम लोगों ने पूरी कोशिश की है। जो जिस अवस्था में हम लोगों ने अपना काम प्रारंभ किया था उसका हुआ नहीं है। सारे तंत्र में सुधार लाते हुए हम लोगों ने काम करने की कोशिश की। हमारा एक लक्ष्य है बिहार का विकास और न्याय के साथ विकास, वही हमारा मूल मंत्र है और उसी को केंद्र में रखकर हम अपनी नीतियां तय करते हैं और उस पर अमल करते हैं। हमारी सरकार ने सुशासन के कार्यक्रम को अपनाया जो एनडीए की तरफ से पहले अपनाया गया और सुशासन के कार्यक्रम पर
हम अमल कर रहे हैं, हर क्षेत्र में अमल कर रहे हैं। और आज दो चीज का हम उल्लेख जरूर करना चाहेंगे। एक तो जो राज्य सरकार का बुनियादी दायित्व होता है कानून और व्यवस्था, और दूसरा दायित्व है डेवलपमेंट, विकास। अब कानून और व्यवस्था की स्थिति में गुणात्मक सुधार को सब स्वीकार करते हैं। लोगों के मन से डर निकला है, सांप्रदायिक सद्भाव है और सामाजिक सौहार्द है। नरसंहार अब बीते दिनों की बात हो गए हैं। समाज में एक शांति का वातावरण है, विश्वास का वातावरण है। शाम होते ही लोग घर लौटना चाहते थे। आज देर शाम तक, रात तक लोग परिवार के साथ आवश्यकता पड़ने पर निकलते हैं। पटना शहर की स्थिति कोई देख सकता है, यही हाल है जिलों के मुख्यालयों की, कस्बों की। हर जगह एक माहौल बना है। हमारा जो बुनियादी दायित्व है, हम ये नहीं कभी दावा करते हैं कि अपराध बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, और ऐसा कोई दावा कर भी नहीं सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर कोई अपराध होता है तो उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई हो। हमने इस स्थिति में सुधार लाया है। कानून को लागू करने वाली एजेंसी को हमने स्वतंत्रता दी है। उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। अगर किसी प्रकार का दबाव है तो एकमात्र यही दबाव है कि लोगों के मन से जो डर निकला है वो फिर से वापस नहीं आना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखकर वो काम कर रहे हैं। अब पटना से तय नहीं होता है कि किसके ऊपर FIR दर्ज किया जाएगा, किसके ऊपर चार्जशीट सबमिट किया जाएगा, और किसके खिलाफ अगर कोई आरोप है तो फाइनल रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा। ये पटना से तय नहीं होता, ये पुलिस के लोग तय करते हैं। अगर साक्ष्य है तो चार्जशीट सबमिट करते हैं, अनुसंधान के क्रम में जो पाते हैं उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई करते हैं। पहले जमाना था, अधिक से अधिक पुलिस अपना यही दायित्व समझती थी कि हमने चार्जशीट फाइल करनी। लेकिन हमारे कार्यकाल में उनका ये दायित्व बढ़ा। हम लोगों ने कहा कि आपको ट्रायल में मदद करनी है, गवाहों के मन से भय को निकालना है, ताकि निर्भय होकर लोग अदालतों में गवाही देने के लिए जाएं, और जो सरकारी गवाह हैं वो ससमय अदालत में उपस्थित हों। ऐसा करने से और न्यायपालिका के सक्रिय सहयोग से तेजी से ट्रायल हुए। और मेरे सामने जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 2006 में 4355, 2007 में 8111, और इस साल सितंबर महीने तक, बाकी के 2 वर्षों के पूरे साल के कैलेंडर ईयर के फिगर हैं, लेकिन इस साल सितंबर महीने तक की 9034 अपराध कर्मियों को न्यायालय द्वारा सजा दी गई। तो इसके कारण लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है कि अपराध होगा तो अपराध करने वाले बचेंगे नहीं, वो पकड़े जाएंगे और उनको सजा मिलेगी। तो इसके चलते लोगों के मन में विश्वास पैदा हुआ है, लोगों के मन से डर निकला है। और यह किसी भी राज्य सरकार का बुनियादी दायित्व। समाज में शांति, आज सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल है। अगर किसी जगह पर, किसी गांव में, किसी कोने में अगर कोई तनाव की बात होती है तो विश्वास इतना है लोगों का कि तत्काल किसी न किसी प्रकार से वो सूचना देते हैं, फोन करते हैं। आधे घंटे के अंदर पुलिस और प्रशासन मुस्तैदी के साथ वहां पहुंचकर न सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है, बल्कि जो उन्हें करना है पूरे सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए वो तत्काल करते हैं। सामाजिक स्तर पर भी पहल होती है और कुल मिलाकर शांति बहाल होती है। और शांति भंग करने की
के इरादे से, जो गड़बड़ी करने के इरादे से उस मौके पर सक्रिय दिखते हैं, ऐसे तत्वों के खिलाफ जहां आवश्यकता पड़ती है वहां कार्रवाई भी होती है, तत्काल अभियोजन की भी स्वीकृति होती है। तो इस प्रकार के प्रयत्न से एक समाज में सद्भाव का और विश्वास का माहौल बना है, सामाजिक सौहार्द है, वो दिन सबों को याद होगा। यहाँ सिर्फ नरसंहार की बात होती थी, कोई महीना 2 महीना बीतता नहीं था कि कोई न कोई बड़ी घटना घटती थी। आज एक सौहार्द है और उस प्रकार की घटना नहीं घटती। तो जो राज्य सरकार का बुनियादी दायित्व है उस मामले में, और जहां तक अपराधों का भी प्रश्न है, ये दावे के साथ हम कहने की स्थिति में हैं कि पहले की तुलना में जो जघन्य अपराध हैं उनमें कमी है। बिहार बदनाम था फिरौती के लिए, अपहरण को लेकर। अपहरण एक उद्योग का रूप धारण कर चुका था। आज उसमें बहुत ज्यादा कमी आ चुकी है। जो एक उद्योग का रूप ले चुका था वह तो ध्वस्त हो चुका है। अगर इक्का दुक्का कहीं घटनाएं घटती हैं तो पुलिस और लोगों की सक्रियता से लोग उसके तह तक पहुंचने में कामयाब होते हैं, लोगों को सजा देते हैं। तो एक पूरा का पूरा कानून का राज स्थापित करने की दिशा में पहले दिन से हमारी सरकार सक्रिय रही है। कई प्रकार के आरोप भी समय समय पर लगते रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार न किसी को बचाती है न किसी को फंसाती है। और अगर पुलिस के लोग किसी के साथ बदसलूकी करते हैं, अगर लोगों के मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, तो हम उस मामले में भी संवेदनशील हैं। और ये सख्त निर्देश है कि मानवाधिकार का हर हालत में पालन किया जाना चाहिए। कस्टडी में लिए गए लोगों के साथ अपमानजनक व्यवहार या उनको टॉर्चर करना या नहीं होना चाहिए, और मोटे तौर पर इसका पालन किया जा रहा है। और अगर कहीं कोई अपवाद स्वरूप इसका उल्लंघन होता है तो उस वैसे मामलों में सख्त कार्रवाई होती है। अगर कोई हाजत में मरता है तो उस घटना को छिपाया नहीं जाता है, हम लोग उसकी जांच कराते हैं, उसी को सजा दिलाते हैं। तो दोनों पक्ष है, जहां अपराध के खिलाफ कार्रवाई का, और दूसरी तरफ अगर हमारे पुलिस तंत्र के द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन होता है तो उस पर भी कार्रवाई होती है। तो इस तरह से एक इस मामले में हम लोगों ने सफलता हासिल की है। सांप्रदायिक सद्भाव को कायम रखने के लिए जो कुछ भी किया जाना चाहिए हम लोग कर रहे हैं। और इस बिहार में कब्रिस्तान पर कब्जा को लेकर हमेशा माहौल बिगड़ता रहा है। हमारी सरकार ने राज्य योजना बनाई, जितने भी कब्रिस्तान थे उनकी नापी कराकर उनको चिन्हित किया गया। डीएम और एसपी को संयुक्त रूप से जिम्मेवार बनाया गया और उनकी घेराबंदी कराने की जवाबदेही भी उन्हीं को दी गई है। ये काम गृह विभाग को सुपुर्द किया गया और घेराबंदी के लिए जितने पैसे की जरूरत हो राज्य सरकार देती है। 8000 से ज्यादा कब्रिस्तान चिन्हित किए गए हैं और अब तक 563 कब्रिस्तानों की घेराबंदी भी कराई जा रही है। और ये आंकड़े 1 माह पुराने हैं, संख्या बढ़ी हो। तो हर मामले में समाज में शांति और सद्भाव रखने के लिए जो भी आवश्यक कदम है वो उठाए जाते हैं। दूसरी चीज है विकास, और विकास के मामले में मैं बहुत ज्यादा आंकड़े देना नहीं चाहता हूं। इतना ही पर्याप्त है कि राज्य का योजना आकार कितना बड़ा है आप सबको मालूम है। लेकिन अगर तुलना करना चाहते हैं तो 2001-02 में योजना व्यय 2001-02 में 1471 करोड़ रुपए थे और 2008-09 में योजना का आकार 13,500 करोड़। तो फर्क आप इसी से महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं
कि कितना तेजी से विकास हो रहा है, विकास के लिए धन जुटाए जा रहे हैं। हाँ, हम जितना पिछड़े हुए हैं इसके लिए हमें और ज्यादा धन चाहिए, और ज्यादा करने की आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, सड़क के मामले में, पुल के मामले में हम सिर्फ केंद्र की योजनाओं पर निर्भर नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1000 की आबादी तक के गांव सड़क से जुड़े जा रहे हैं। काम की प्रगति उतनी अच्छी नहीं है, सेंट्रल एजेंसी को काम दिया गया है, उसके बारे में राज्य सरकार तो कहती रही है, लेकिन ये विषय आज का नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अलावे 1000 की आबादी के नीचे 500 की आबादी तक के गांव को मुख्यमंत्री सड़क योजना में लिया गया। हमारे प्रदेश में नदी और नालों की भरमार है, उनके ऊपर पुल की आवश्यकता है। इसलिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री सेतु योजना की शुरुआत की, इसके बारे में सोचा, योजना बनाया गया, योजना के लिए धन का प्रबंध किया गया, योजना पर काम शुरू हुआ और आज हमें खुशी है कि कितना 115 पुल है, 115 सेतु का आज उद्घाटन हुआ। ये कोई मामूली बात नहीं। आमतौर पर योजनाएं बनती हैं, अमल का काम भी प्रारंभ होता है, लेकिन योजनाएं पूरी नहीं होती। हमारे कार्यकाल में जिस योजना के बारे में हमने 2006 में सोचा, योजना में शामिल किया, उसके लिए अलग अलग परियोजनाओं का चयन किया, स्कीम का चयन किया, उस पर काम शुरू किया और आज 25 लाख रुपए से अधिक की लागत वाले जो पुल, जिनके निर्माण का कार्य पुल निर्माण निगम को सौंपा गया। आज पुल निर्माण निगम ने 115 पुल का काम पूरा कर लिया और उसका उद्घाटन यहाँ कराया गया। यह उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम पुल बनाते हैं और नदियों के दो पार्ट को जोड़ने के लिए भी पुल बनाते हैं, और समाज में जो दूरी थी एक की दूसरे के प्रति, उसको भी जोड़ने के लिए हम विश्वास का सेतु बनाते हैं। बहुत लोग जो कुछ भी संबंध है, सेतु है, उसको ध्वस्त करने में विश्वास रखते हैं। हम सेतु बनाकर लोगों के संबंध को मजबूत करना चाहते हैं, एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ना चाहते हैं। यही काम यातायात के लिए करते हैं, वही काम समाज में भी करना चाहते हैं। तो 115 पुलों का निर्माण पूरा हो, और ये तो और कितने पुल हैं, हजारों की संख्या में जिन पर काम शुरू है और वो लगातार पूरे होते रहेंगे। ये तो आज चूंकि आज के दिन एक कार्यक्रम था, 3 साल का, तीसरे साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करना था। पुल निर्माण निगम ने कहा कि हमारे 115 पुल तैयार हैं, उनका अगर उद्घाटन हो जाए यहाँ से तो अच्छा है। हम लोगों को भी लगा कि पुल का उद्घाटन है, इसको करने में कोई एतराज नहीं है। पुल सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, सेतु सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। और यही नहीं, बहुत बड़े बड़े सेतु पर भी काम शुरू होने जा रहा है। मां सेतु सोन नदी पर सहार और अरवल के बीच में, फिर गंडक नदी पर जो बेतिया और गोपालगंज को जोड़ेगा, उस पर भी काम। सहरसा में कोसी नदी पर एक नया पुल, गंगा नदी पर 2 पुल के लिए हम बिल्कुल उसके धन के प्रबंध में अंतिम चरण में पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ छोटे पुल, बड़े पुल जहां भी जरूरी हैं, बूढ़ी गंडक पर कई पुल, जिन नदियों का हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, उन पर भी पुल। तो ये बुनियादी ढांचे का विकास करने की दिशा में, उसी प्रकार से सड़क के लिए जो राष्ट्रीय उच्च पथ NH केंद्र सरकार की संपत्ति है, उसके मेंटेनेंस का भी दायित्व केंद्र का है, लेकिन बिहार में मेंटेनेंस के लिए पर्याप्त पैसा नहीं दिया जाता है। इसलिए राज्य सरकार ने अपने बजट से उसमें पैसा लगाना प्रारंभ किया। हिसाब किताब करके उनसे पैसा बाद में लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अगर हम गांव की सड़क को और
मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को और स्टेट हाईवे को ठीक कर दें और नेशनल हाईवे ठीक नहीं हो तो राज्य की छवि बिगड़ी रहती है। इसलिए हम लोग नेशनल हाईवे, जो कि केंद्र का दायित्व है, कोई भी राज्य इसलिए चाहता है कि उसके राज्य के अंदर की सड़कों को नेशनल हाईवे घोषित किया जाए कि उसका जो दायित्व है वो केंद्र पर चला जाता है। हम लोगों ने केंद्र में रहते हुए बहुत सड़कों को नेशनल हाईवे में घोषित तो कराया, लेकिन उस पर जितना पैसा मिलना चाहिए वो पैसा नहीं मिल रहा है। कहा जाता है कि हम बहुत फंड दे रहे हैं केंद्र से, लेकिन एक एक करके हम गिनाना शुरू करें तो शायद एक ही दिन में आपको भी लगने लगेगा कि इतनी सूचनाओं को हम कितना ग्रहण करें। तो खैर वो विषय भी आज का नहीं है। तो सड़कों का हो, पुल का हो, स्कूल का हो, अस्पताल का हो, 25 लाख बच्चे स्कूल के बाहर थे, 15 लाख को हम स्कूल में भेजने में कामयाब हो गए, 10 लाख बचे हैं। उसमें से अधिकांशतः या तो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोग हैं या महादलित हैं। उनके लिए तालीमी मरकज और उत्थान केंद्र की शुरुआत हो गई। 15 अगस्त को हमने घोषणा किया। 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के अवसर पर, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब के जन्म दिवस के अवसर पर उसकी शुरुआत हो गई, लॉन्च हो गया। उन बच्चों को उसी टोले में वहां रख कर, खिलाकर पढ़ने का इंतजाम उन्हीं समुदाय के शिक्षकों के द्वारा करवाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक वो स्कूलों की तरफ जा सके। अब आंकड़े पुराने हो गए जो हम लोग देते रहे हैं, लेकिन वो बहुत जरूरी आंकड़ा है। सरकारी अस्पताल में जाता कौन? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में औसतन जनवरी 2006 का आंकड़ा है, एक महीने में 39 लोग जाते थे। आज 3000 से ज्यादा, 3900 से ज्यादा लोग, 4000 के करीब लोग औसतन जा रहे हैं। मरीज की संख्या नहीं बढ़ गई, न बीमार पड़ने वालों की संख्या बढ़ी, बल्कि ये दर्शाता है कि सरकारी अस्पताल काम करने लगे। और अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक कुत्ता काटने पर जो दवा मिलती है एंटी रेबीज, सांप काटने पर जो दवा चाहिए एंटी वेनम, वो उपलब्ध है। और अब तो खबरें बनती है, अगर किसी प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दवा कुत्ता काटने वाली उपलब्ध नहीं है, उसके बाद जो दी जाती है, तो ये खबर बनती है कि 7 दिन से वो दवा उपलब्ध नहीं। तो खबरों का प्रकार बदल गया। पहले कौन चिंता करता था कि अस्पताल में कोई है या नहीं है, कोई जाता है या नहीं जाता है। तो 3 साल के अंदर और को छोड़ दीजिए, हम मीडिया के सामने ही सवाल छेड़ते हैं कि भाई ये कल जो आप इसके बारे में सोचते भी नहीं थे, आज यह खबर देने लगे। अगर 7 दिन दवा वो नहीं है तो अब ये खबर बनने लगी, तो ये तो अपने आप में प्रमाण है, स्वयं सिद्ध है कि अब अस्पतालों में दवा रहने लगी। तो खबर भी बदल रही है। तो किसी भी क्षेत्र को लिया जाए, लेकिन हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं। बीच में प्रकृति की मार भी हम लोगों को झेलनी पड़ती है। पिछली बार 2.5 करोड़ लोग बाढ़ से तबाह हुए। हम लोगों ने युद्ध स्तर पर राहत चलाया। केंद्र से जो मिलना चाहिए था नहीं मिला। केंद्र से हम वो नहीं मांग रहे हैं जो हमने उनको अतिरिक्त दिया था, हम तो उतना ही मांगते हैं जो कैलेमिटी रिलीफ फंड के नॉर्म्स के मुताबिक हमें मिलना चाहिए। वो तो नहीं मिला। इस बार फिर कोसी की त्रासदी आई। बहुत लोग तो बहुत कुछ कह रहे थे उन दिनों, लेकिन जिस प्रकार से 10 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया, निकाला गया, रेस्क्यू किया गया, देश के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। और 4.5 लाख लोग सरकारी राहत शिविरों में गए। जब मैंने उन दिनों कहा कि हम मेगा राहत शिविर भी चलाएंगे और राहत शिविरों में स्कूल चलेगा और आंगनबाड़ी केंद्र चलेंगे और मैटरनिटी हट होगा, तो सहसा लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, लोग नजरअंदाज कर रहे थे। लेकिन जब देख लिया 4.5 लाख लोगों को किस प्रकार रखा गया, खाना खिलाया गया, इलाज का प्रबंध किया गया, बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल का इंतजाम, यह सब कुछ किया गया। उसी बीच में रमजान का पवित्र महीना आया, इफ्तार का इंतजाम हुआ, सुबह शहरी का इंतजाम हुआ, ईद का दिन आया तो सेवई और पूरी खिलाया गया, और दशहरा का दिन आया तो खीर और पूरी,
और छठ का समय आया तो छठ करने वाले लोगों को उसके लिए भी सहायता दी गई। तो ये सब कुछ कर दिया गया और अब तो मात्र 9,000 के करीब लोग बचे हैं। 4.5 लाख में से मात्र 9,000, वो भी 7-8 राहत शिविर में, 1 मधेपुरा और 7 अररिया में बचा है। बाकी सब लोग तो घर को लौट गए, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर राहत चलाया गया। GR ग्रेजुएटस रिलीफ 1 क्विंटल अनाज, 250 रुपया नगद, जोड़ 1,000 रुपया बर्तन के लिए, जोड़ 1,000 रुपया कपड़े के लिए, कुल मिलाकर नगद 2,250 रुपया और 1 क्विंटल अनाज प्रति परिवार को 7.5 लाख से भी ज्यादा परिवारों को करीब करीब पहुंचाया जाता है। थोड़े बहुत लोग बचे हैं, उनको भी ये पहुंचाया जाए। हमने केंद्र से कहा है कि CRF नॉर्म्स में बदलाव लाया जाए। 30 दिन तक के लिए सीमित रखा है उन्होंने। हमने कहा है कि ये 90 दिन होना चाहिए। हम और देना चाहते हैं, क्योंकि खेती का काम अभी शुरू करने में लोगों को वक्त लगेगा। दूसरी तरफ बांध को दुरुस्त करने का भी काम चल रहा है। पुनर्निर्माण के लिए भी हम लोगों ने कार्यक्रम बनाकर केंद्र को भेज दिया है, नीतियां हमने बना ली है और तत्काल हमारे अधिकारी कई बार जा चुके। 14,000 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा की राशि की आवश्यकता होगी, प्रारंभिक आकलन के मुताबिक हमने केंद्र सरकार को लिखा है। उसके बारे में जल्दी निर्णय होना चाहिए, देर नहीं होनी चाहिए। CRF नॉर्म्स में बदलाव की जरूरत है। आज CRF नॉर्म्स में अगर खेत में बालू पड़ जाए, सिल्टेशन हो जाए, तो मात्र 6,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के दर से सहायता देने का प्रावधान है। यह पर्याप्त है, इसलिए लोगों ने मांग की है कि इसको बढ़ाया जाए। उसी प्रकार से जिनके घर ध्वस्त हुए हैं, झोपड़ी वाले को 2,000 रुपया और कच्चा मकान वाले को 10,000 रुपया देने का प्रावधान है। इससे काम नहीं चलने वाला है। प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोसी की ट्रेजेडी को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था, इसलिए हम उनसे निवेदन कर रहे हैं, कर चुके हैं, लिखित भी, मौखिक भी, मिलकर भी और आपके माध्यम से भी। जब राष्ट्रीय आपदा था तो कम से कम सुनामी के तर्ज पर हमने तो मांग किया है कि चीजों के दाम बढ़े, इसलिए 1.5 लाख रुपया अगर वो नहीं दे सकते हैं तो 1 लाख रुपया जो सुनामी पीड़ितों को दिया गया, एक परिवार को घर बनाने के लिए, वो तो मिलना ही चाहिए। ये हम लोगों की मांग है। इसके अलावा सारी सड़कें टूटी हैं, नहर प्रणाली ध्वस्त हो गई है, तो इन सब चीजों के पुनर्निर्माण के लिए पैसे की, धनराशि की जरूरत है और इसके लिए CRF नॉर्म्स में, कैलेमिटी रिलीफ फंड के नॉर्म्स में परिवर्तन की आवश्यकता होगी। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि जल्दी से जल्दी केंद्र फैसला करे और इसके लिए उनको कैबिनेट की मीटिंग में फैसला करना होगा कुछ ना होगा। तो हमारी तरफ से आग्रह बार बार किया जा रहा, हमारे अधिकारियों का दल वहां मिलकर आ चुका है। हम तो केंद्र से आग्रह करते हैं कि तत्काल इस पर कार्रवाई हो। राहत का काम तो चला और बचा कुचा भी जो राहत का काम है, जब तक जरूरी है तब तक हम लोग चलाते रहे, लेकिन पुनर्निर्माण का भी काम होना चाहिए। और हाँ, पिछले साल का बकाया है वो भी हमको मिलना चाहिए। वो राज्य का हक है, ये कोई हम अतिरिक्त नहीं मांग रहे, वो राज्य का हक है। और ये आश्चर्य की बात है कि जो अनुमान्यता है उसके मुताबिक हमको धन न मिले, यह कोई सही बात नहीं है। वो मिल जाना चाहिए हम लोगों को और उसके लिए लिखा पढ़ी हम लोग करते रहते हैं और समय समय पर आपके माध्यम से जनता को भी अवगत कराते रहते हैं। तो हर क्षेत्र में परिवर्तन की हवा चल रही है। कृषि क्षेत्र के लिए हम लोगों ने कृषि रोड मैप पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। महत्वाकांक्षी योजना है। 4 साल में हम 6,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा इस पर व्यय करना चाहते हैं। सहकारिता के क्षेत्र के विकास के लिए हम लोगों ने सहकारिता कानून में संशोधन किया और सहकारी संस्थाओं को व्यापक स्वरूप प्रदान करने के, महिलाएं जो सहकारी समितियों के सदस्य बनेगी और जो दूसरे आरक्षित वर्ग के लोग बनेंगे, उनके लिए जो भी होता है शेयर कैपिटल और मेंबरशिप फी वो सरकार अदा करेगी। हम तो सहकारिता को व्यापकता प्रदान करना चाहते हैं और यह सब काम करने से ही कृषि क्षेत्र का विकास होगा। तो जन जन तक विकास की रोशनी पहुंचे। समाज का जो तबका कमजोर है, जो हाशिए पर रह गया है, उसको उठाने के लिए विशेष कार्यक्रम और सबों के लिए सुविचारित कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं।
महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, महादलितों के लिए, किसानों के लिए जहाँ विशेष कार्यक्रम है, सबों के लिए विकास के पूरे कार्यक्रम है। हमारा लक्ष्य है सबको साथ लेकर चलना और उसी के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो 3 साल पूरा हुआ है, हमने जो भी किया है वो आपके सामने उपलब्ध है। आप उसकी समीक्षा कीजिएगा, खामियों को उजागर कीजिए, हम उससे फायदा उठाएंगे जहाँ कोई कमी रह गई। हम तो एक ही चीज में विश्वास करते हैं कि आदमी के पास, हर किसी के पास आंख जो है नेचर ने, प्रकृति ने आगे बनाया। हम कितना भी देखना चाहें तो पीछे का हिस्सा हम नहीं देखते। वो हम रिपोर्ट कार्ड इसलिए रखते हैं कि जो पीछे का हिस्सा हम नहीं देख पा रहे वहां तक आपकी नजर चली जाती है और जाए, ताकि हम उसको भी देख सकें और कोई हिस्सा इग्नोर न रहे। तो इस शुरुआती बात के बाद और फिर आप के मन में कोई अगर जिज्ञासा होगी तो हम अपनी अल्प बुद्धि से का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके पहले कि अब फ्लोर आपके हवाले हो, उसके पहले मैं 3-4 घोषणाएं करना चाहता हूं जो हमारी सरकार का निर्णय है। एक तो आपको मालूम है कि हम लोगों ने अल्पसंख्यक छात्रों को जो मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास करते हैं, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करते हैं, उसको हम लोगों ने इस साल से 10,000 रुपए की मेधावृत्ति की योजना चलाई थी। अब हम ऐसी ही योजना फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक पास करने पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लड़के लड़कियों के लिए चलाने का विचार रखते हैं। और इसके साथ साथ अत्यंत पिछड़े वर्ग एनेक्सर 1 में जो आते हैं, यानी अब एनेक्सर 1 के लड़के या लड़कियों को जो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता हासिल करेंगे, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की परीक्षा में मैट्रिक में, उनको अत्यंत पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को भी अब 10,000 रुपया मेधावृत्ति के रूप में प्रदान की गई। दूसरा, अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं को रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु हुनर कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और इस साल लक्ष्य है कि 12,000 हुनरमंद हम लोग बनाएंगे। हम लोगों ने जो यहाँ से काम शुरू किया, इसकी सर्वोच्च सराहना। वो अगर हम उनको हुनरमंद बना दें और वो मुख्यतः गरीब घरों से आने वाले हैं और उनको आगे काम करने के लिए हम कोई सहायता न दें, तो फिर वो हुनर का कोई फायदा नहीं है। इसलिए वो हुनर प्राप्त करने के बाद अगले 6 महीने में विभिन्न पेशों को अख्तियार करने की स्थिति में होंगी। इसलिए हम लोगों ने अभी से ही तय किया है कि जो भी बालिकाएं जिस प्रकार का हुनर हासिल करेंगी, उसको अपना व्यावसायिक काम शुरू करने के लिए जो किट्स चाहिए वो राज्य सरकार देगी। जैसे कोई सिलाई कढ़ाई का काम, सिलाई का सीखते तो हम सिलाई मशीन, उसी तरह से कोई रूरल इंजीनियरिंग का काम सीख रहे हैं तो उनके लिए जितना भी इक्विपमेंट चाहिए वो हम देंगे। तो ये लगभग अधिकतम ये 2,500 रुपए की राशि आएगी। तो जो भी हुनर कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी उनको इक्विपमेंट का, उपकरण का किट राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और फिर आपको मालूम है खरीफ में धान के प्रोक्योरमेंट का काम शुरू हो गया है। केंद्र ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है, हमें उससे संतोष नहीं है। हम लोगों का तो आग्रह उससे ज्यादा का था, लेकिन बहरहाल 850 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार ने घोषित किया है और उसके ऊपर भारत सरकार 50 रुपया प्रति क्विंटल बोनस देने का घोषणा कर चुकी है। मतलब प्रति क्विंटल 850 जोड़ 50, 900 रुपया केंद्रीय योजना के अंतर्गत उनको मिलेगा 1 क्विंटल अनाज। आपको मालूम है कि पिछले गेहूं के खरीद के मौसम में हम लोगों ने राज्य सरकार की तरफ से 25 रुपया प्रति क्विंटल राज्य का बोनस दिया। उसी प्रकार से अब इस बार खरीफ के लिए, धान के लिए हम राज्य सरकार की तरफ से 50 रुपया प्रति क्विंटल का बोनस देंगे।
और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे किसानों को उनके उपज की वाजिब कीमत एक हद तक मिल पाएगी। तो अब बिहार के किसानों को 850 यानी 950 रुपया मिलेगा, जिसमें 50 रुपया का बोनस राज्य सरकार देगी। अब इसके बाद हम अपनी तरफ से लगातार बोलते रहेंगे, तो फिर ये सही नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी 3 साल पूरे करने के लिए आपको बधाई। धन्यवाद। न्याय के साथ बधाई तो दिए। न्याय के साथ विकास यात्रा के 3 वर्ष जो आपका स्लोगन है, उसमें विकास यात्रा में सक्सेस रेट या रेशियो क्या है? जैसे जीडीपी या पर कैपिटा इनकम होता है, उस टर्मिनोलॉजी में आपको क्या लगता है कि क्या सक्सेस है? इसके लिए आपकी अध्यक्षता में कमेटी बनाएंगे। इसको इवेलुएट करने के लिए कहने का मतलब पत्रकारों की कमेटी इसको इवेलुएट करे, हम क्यों इवेलुएट करेंगे? भाई हम तो काम कर रहे हैं, इवेलुएट आप कीजिएगा। हम इवेलुएट करें तो ये तो फिर ठीक नहीं है। अगर प्रश्न मजाक करना हो। मुख्यमंत्री जी 3 सालों में उपलब्धियां जाहिर है सभी विभागों की रही होगी, जो मंत्री अभी बैठे हुए हैं, इनमें सबसे कमजोर छात्र किसको आप मानते हैं? कहाँ सबसे कम काम हुआ है और अगले 2 सालों में उन पर ज्यादा सब मजबूत छात्र। बिहार में चैन से कोई काम नहीं करने देता, उसका एक संदर्भ है। वो तो चलता ही रहेगा, वो काम नहीं करते जाते, वो चलता रहता। अनुभव खट्टा मीठा। इसके ऊपर लगातार उसका एनालिसिस होता रहता है और मुख्य सचिव के स्तर पर उसकी समीक्षा होती है। नीचे के स्तर पर भी अधिकारियों को जनता के दरबार में हाजिरी देने का लाभ सभी लोग यहाँ नहीं आते, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री के स्तर पर एक फोरम उपलब्ध है, वो लोगों को लगता है वो कभी कभी रिपीट भी होता रहता है। नीचे भी गए, यहाँ भी चले आए, तो उसमें कोई ऐतराज की बात नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम से लोगों को एक बहुत बड़ा फोरम उपलब्ध है। और दूसरी बात है कि सरकार के लिए भी उसकी आंख खोलने वाला साबित होता है। कई चीजों के बारे में अन्यथा हम अगर अनभिज्ञ रहते हैं, लेकिन उसके कारण सारी बातें ध्यान में आती हैं। एक तो अपने देश में स्वतंत्र मीडिया है, वो समस्याओं को उजागर करता है। दूसरा, लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आज जो एक टूल मिला है सूचना के अधिकार का कानून, वो भी सहायक है। और बिहार में यह एक पहले से शुरू से सूचना के अधिकार से पहले से भी उपलब्ध है ये जनता के दरबार का कार्यक्रम। मैं तो इसमें लाभ देखता हूँ और कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो वहाँ आई समस्याओं के कारण कई कार्यक्रम नहीं से बने। जैसे एक उदाहरण है मुख्यमंत्री कन्या विवाह, 60,000 रुपये आय वर्ग तक के परिवार में अगर शादी है लड़की की तो 5,000 रुपये की सहायता है। तो ये दरअसल जो गरीब परिवार के लोग शादी विवाह के मौसम में एप्लीकेशन लेकर आते थे कि कुछ मदद, वहां से ये विचार। तो हमने उदाहरण के तौर पर एक बात कही, इस प्रकार के अनेक उदाहरण तो जनता के दरबार कार्यक्रम से लाभ है। लेकिन ये इसमें नियमित समीक्षा के क्रम में
जहाँ कहीं भी कोई कमी दिखती है उसको दूर करने की कोशिश होती है और धीरे धीरे यह एक संस्थागत स्वरूप धारण करता है, यानी ये इंस्टीट्यूशनलाइज होता है। इसका बहुत लाभ है, सरकार को इसका लाभ है। अरे माइक पुलिस भर्ती घोटाला जो हुआ था उसमें जांच आयोग की जांच रिपोर्ट आपने मंगाई थी, वो बहुत दिनों से पड़ी हुई है, उस पर कार्रवाई कब तक होगी? हमारे पास पुलिस भर्ती में तो पुरानी भर्ती को रद्द करके नई भर्ती भी करीब करीब हो चुकी है, लेकिन पुरानी भर्ती में कोई त्रुटि रही है तो उसके लिए अलग अलग कमेटियां बनी थी, कमेटियों से रिपोर्ट आ गई है, कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई। मुख्यमंत्री जी, दो छोटे सवाल हैं। जब आपका शासन शुरू हुआ था उस समय में आपने लगभग 1 साल तक ये कहा कि केंद्र से सहयोग की उम्मीद भी है और मिल भी रहा है, या बहुत सहिष्णुता की स्थिति है। आप प्रधानमंत्री से भी जब मिले तो लगा आपको कि सहयोग मिला। अब 3 साल में क्या लगता है, आपने असहयोग की बातें की है कि केंद्र से सहयोग कहाँ मिला है, एक ये सवाल है। अगर कोई सहयोग मिला भी है या नहीं इसके बारे में बताइए। दूसरा सवाल ये है कि आप विकास यात्रा के दौरान सबसे मुश्किलें कहाँ पेश आती हैं, नौकरशाही के स्तर पर, समाज के स्तर पर या और किसी स्तर पर? आपने शुरू में कहा कि बहुत छोटा सवाल है, आपका बहुत व्यापक सवाल है। पहले कमेंट तो हमारा ये, रही बात सहयोग की बात है तो हम अपनी तरफ से माहौल ठीक रखना चाहते हैं, इसलिए हमने शुरू से कहा कि सहयोग का रूप है। जब ऐसा कोई वक्त नहीं आया था तो हम उन लोगों में से नहीं है कि अकारण कोई आरोप लगाएं, लेकिन वक्त आ गया पिछले साल का फ्लड, तो ये इशू उनके पास पेंडिंग है। बाकी सहायता की बात है, देखिए 2 प्रकार की सहायता होती है। एक है टैक्सेज में हिस्सेदारी, इसके लिए संविधान में व्यवस्था है, फाइनेंस कमीशन के अनुशंसा पर जो सेंटर टैक्स इकट्ठा करता है उसका बंटवारा होता है केंद्र और राज्य। और आजादी के बाद से ये परंपरा है कि जो फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देता है एज इट इज यथावत उसको केंद्र सरकार स्वीकार करती है। चूंकि इस प्रकार के 1-2 अवसर पर केंद्र सरकार का अंग रहने का मुझको तजुर्बा भी है, तो हूबहू उसको स्वीकार किया जाता है। और संविधान ने व्यवस्था दी है फाइनेंस कमीशन, तो टैक्स से जो आमदनी होती है उसके बंटवारे, तो वो तो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से हर राज्य को मिलता है, हमारे राज्य को भी मिला, इसमें अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई ऑप्शन ही किसी केंद्र सरकार के पास उपलब्ध नहीं है कि पैसा न दे, क्योंकि वह असंवैधानिक होगा, संविधान का उल्लंघन होगा। दूसरी बात, योजना के मद में जो सहायता होती है, जो केंद्रीय सहायता कही जाती है, वो फॉर्मूला ड्रिवन है, वो हर राज्य के लिए एक फॉर्मूले के आधार पर वो पैसा मिलता है। तो हमारे योजना में जो केंद्र का पैसा मिलता है वो वही है जो फॉर्मूला ड्रिवन है, उसमें भी वो कुछ नहीं कर सकते। तो 2 पैसे को तो अलग करिए, इसके अलावे क्या मिलता है? जब केंद्र में सरकार बनी यूपीए की, तो यूपीए के तथाकथित नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नंबर 1, नंबर 2 महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इसका उल्लेख है, नंबर 3 वित्त मंत्री जी का जो पहला बजट भाषण हुआ उसमें उसका उल्लेख हुआ। क्या कहा गया? बिहार को एक पैकेज दिया, वो आज तक नहीं मिला। एनडीए की सरकार के समय 1,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष राष्ट्रीय सम विकास योजना के माध्यम से अतिरिक्त देने का जो निर्णय था, उसके अलावे कोई पैसा तो मिल नहीं रहा। यहाँ लोग बोलते रहते हैं कि पैसा मिला, पैसा तो वही मिलता ना, हमारे यहाँ रिलीफ का पैसा, वो भी नहीं जो हमने दिया। जैसे हमने क्या किया कि सीआरएफ नॉर्म्स है 2,000 रुपया प्रति हेक्टेयर, जो लघु और सीमांत किसान हैं और बाकी के किसान को 1 हेक्टेयर हमने किया, उसको सभी को 2 हेक्टेयर तक, और 2,000 के बजाय 4,000 रुपया दिया प्रति हेक्टेयर एग्रीकल्चर इनपुट सब्सिडी लास्ट ईयर। तो जो हमने एक्स्ट्रा दिया वो हम नहीं मांग रहे,
सीआरएफ नॉर्म्स में 2000 रुपया प्रति हेक्टेयर के दर से जो मिलना है, हम उसी की बात करते हैं। 1 क्विंटल अनाज और 250 रुपया नगद दिया, उसमें जो खर्चा आया हम वही बात करते हैं। हमने मुख्यमंत्री आवास योजना बना करके ये तय किया कि लोगों को 25,000 रुपया की सहायता करेंगे। 2,000 रुपया सीआरएफ वाला, बचा जो 23,000 हम दे देंगे। कच्चा मकान में 10,000 रुपया सीआरएफ वाला, बाकी का 15,000 हम दे देंगे। तो ये पैसा हम अतिरिक्त नहीं मांगते। जो सीआरएफ नॉर्म्स आज है उसके मुताबिक जो धनराशि बनती है, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, तो हम क्या करें, सहयोग कैसे करें? और बार बार हम जाकर मिले। दूसरी बात है, अभी बहुत हम शुक्रगुजार हैं प्रधानमंत्री जी के, आए तो सही बिहार। एक बार तो खुद कार्यक्रम देकर नहीं आ पाए, दूसरा हमने लाख उनसे विनती की, वो कार्यक्रम समय नहीं निकाल पाए, लेकिन तीसरी बार में आए तो खुद, अच्छी बात है, उसके लिए शुक्रगुजार। और आए और उन्होंने घोषणा भी किया कि राष्ट्रीय आपदा, तो भाई राष्ट्रीय आपदा रिलीफ तक अगर सीमित होगा तो ये सही नहीं है। डिवेस्टेशन हुआ है, वहां रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है। तो जो हमने अपने ओपनिंग रिमार्क में एक्सप्लेन किया, 2 चीज, एक है सीआरएफ नॉर्म्स में परिवर्तन और दूसरा है अतिरिक्त रिहेबिलिटेशन के लिए धनराशि का प्रबंध। तो ये मिलना चाहिए, 1 महीने से पेंडिंग है। अब बताइए, कोई अनंत काल तक हम लोगों का कोई इंतजार करने के लिए करे? अंततोगत्वा जो सीआरएफ नॉर्म्स में आता है वो बांटना पड़ेगा। तो इसलिए सहयोग का मतलब है इतनी तेजी से जब सब लोगों का ध्यान गया, तो 15 दिन मीडिया ने उसको खूब दिखाया, तब तक तो सबका ध्यान, और वो जैसे ही स्क्रीन से हट गया और खबर से वो ड्रॉप हो गया, तो फिर वो रिहेबिलिटेशन की बात रह गई और अकेला चिंता करने के लिए अब सिर्फ हम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं। तो ये हमने उदाहरण के तौर पर कहा। बाकी तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि भाई जो आपने अपने नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कहा, जो महामहिम राष्ट्रपति जी के मुंह से कहवाया, जो चिदंबरम साहब के बजट स्पीच में कहा गया, उस पर तो अमल होना चाहिए। अब कब करेंगे? अब समय उनके पास कहां है? तो इसलिए हमने वो बात की। और बाकी हमारी तरफ से हम कोई आरोप नहीं लगाते, प्रधानमंत्री जी की इज्जत करते हैं, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये किसी का सम्मान करना इस पर आधारित है कि वो हमको कितना दे पाते हैं, राज्य को कितनी मदद कर पाते, उस पर आधारित है। उनका सम्मान करते हैं, प्रधानमंत्री जी का एक व्यक्ति के नाते, एक अर्थशास्त्री के नाते हर प्रकार से सम्मान करते हैं, एक नेता के नाते, देश के प्रधानमंत्री के नाते। लेकिन हमको लगता है कि अब पता नहीं किस कारण से वो वैसा कुछ कर नहीं पाए जिसकी हम सब लोग और हमारी बात को छोड़ दी बिहार की जनता उम्मीद लगाएगी, इसलिए मैं वो बात कर। जो हमने राहत का काम चलाया, लोगों को तकलीफ में मदद पहुंचाई, उससे एक हद तक थोड़ा संतोष का भाव हमको मिला। 2.5 करोड़ लोग प्रभावित थे, उस बीच में लोगों तक राहत पहुंचाया, और इस बीच लोग संकट में घिरे हुए थे। लोगों को हमने कहा कि आप संकट से मत जूझिए, बाहर निकलिए, जान है तो जहान है। 10 लाख लोगों को बाहर लाने का कार्य हुआ, 4.5 लाख लोगों को रिलीफ कैंप पे रखने का। कोई रिलीफ कैंप पे रख करके खुशी नहीं होती, लेकिन रिलीफ कैंप का संचालन जिस बेहतरीन ढंग से किया गया, उससे थोड़ा हमको संतोष हुआ।